ऑलराइट, तो इसके साथ साथ ऐसा अगर ड्रॉपलेट कभी आपने किसी टेबल सरफेस पे देखा हो और उसके साथ कभी आपने ये भी ऑब्जर्व किया हो कि इसी वाटर ड्रॉपलेट के साथ इसके करीब में, इतने करीब में अगर एक और ड्रॉपलेट रखा जाए कि ये आपस में थोड़ा सा कंटेक्ट कर ले, बिल्कुल स्लाइड सा कंटेक्ट कर ले, सिर्फ इतना सा एरिया, इस ड्रॉपलेट का सिर्फ इतना सा ही एरिया दूसरे ड्रॉपलेट के इतने से ही एरिया से अगर टच में आ जाए तो दोनों मिलके एक ड्रॉपलेट बना लेंगे। जी, ये बात मैं ठीक कह रहा हूँ? ये बात सही है? अभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? सर ड्रॉप का साइज बड़ा हो जाएगा। जी, दोनों आपस में मिलके बड़े साइज का ड्रॉपलेट बना लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें टेंडेंसी मौजूद होती है सरफेस एरिया को रिड्यूस करने की। दोनों का मिल के जितना सरफेस एरिया बन रहा होगा, अलग अलग सम करके जितना सरफेस एरिया बन रहा होगा, जब ये ड्रॉपलेट्स आपस में मिल जाएंगी तो ऑब्वियसली उनका सरफेस एरिया कंपेरेटिवली जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ तक की सारी बात को अगर हम समराइज करें तो हम ये कहेंगे कि लिक्विड ड्रॉप इज द शेप ऑफ अ स्फीयर। ये बात हमने देख ली, और क्यों होती है इसकी शेप एक लिक्विड ड्रॉप की स्फीयर जैसी, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, दी स्फीयर प्रोसेस इंटरनल फोर्सेस होती हैं इस लिक्विड के स्फीयर में, जो कि प्रोमोट करती है एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये इंटरनल फोर्सेस प्रमोट करती है एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ड्रॉपलेट या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एसोसिएशन को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से बनता है हमारे पास स्फीयर। ये एसोसिएशन ना सिर्फ ये कि मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन को प्रमोट करती है, बल्कि जब ये एसोसिएशन बन गई, सॉरी हम उसको दोबारा से कहते हैं कि स्फीयर में इंटरनल फोर्सेस मौजूद होती हैं जो प्रमोट करती हैं एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये रेजिस्ट करती है डिस्टॉर्शन ऑफ द स्फीयर। ये एसोसिएशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही स्फीयर के डिस्टॉर्ट होने में, स्फीयर के टूटने में, ड्रॉपलेट के टूटने में या लिक्विड के नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनने में उतना ही रेजिस्टेंस आएगा। और यही वजह होती है लिक्विड की विस्कोसिटी से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है वहां पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स इस विस्कस लिक्विड के इसलिए कम होते हैं कि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस या एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ड्रॉप ऑफ लिक्विड ए प्लस ड्रॉप ऑफ लिक्विड ए एक दूसरे के करीब आ जाएं तो ये ज्वाइन कर देंगे एक दूसरे को। इसी को हम कहते हैं क्वालिस। क्वालिस, ठीक, जो हमने इमल्जन की इनस्टेबिलिटी में देखा था, इनस्टेबिलिटी थी क्वालिसेंस। तो वहां पे जो फिनोमिना हो रहा है वो है क्वालिस, जहां पर कि लिक्विड, एक ही जैसे लिक्विड के जो ड्रॉप्स हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, क्वालिस करते हैं, और क्वालिस की वजह से फिर लार्जर ग्लोब्यूल बनता है। ये टेंडेंसी कहलाती है लिक्विड्स की सरफेस एरिया को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, क्योंकि सरफेस टेंशन मौजूद होती है। सरफेस टेंशन इनको, लिक्विड ड्रॉपलेट्स को फोर्स करती है कि वो अपनी सरफेस एरिया को कम कर लें। सरफेस एरिया कम करने के नतीजे में दो ड्रॉप्स एक ड्रॉप बन जाता है ज्वाइन होकर। ओके, अच्छा जी। तो अब यही फिनोमिना जो हमने लिक्विड के अंदर लेयर्स में देखा था, यही फिनोमेना हमने ये भी देखा कि लिक्विड की सरफेसेस के ऊपर भी, ड्रॉपलेट्स की जो सरफेसेस है उनके ऊपर भी मौजूद होता है। राइट जी। तो सरफेस अगर किसी लिक्विड की एयर के साथ कांटेक्ट में होती है तो हम ये कहते हैं कि ये सरफेस टेंशन है। राइट जी। ये जो फिनोमेना हमने यहाँ तक देखा है, ये फिनोमेना को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अगर हमारे पास एक फेस जो है वो लिक्विड का है और दूसरा फेस हमारे पास एयर का है। वकील अहमद, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक वैसे ही बज रहा है।
ओके तो सरफेस अगर लिक्विड की एयर के साथ कांटेक्ट में होगी तो हम उन फोर्सेस को वो जो टेंशन जो हमने देखी है पीछे लिक्विड्स में उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। और अगर लिक्विड की सरफेस इन टच हो किसी दूसरे लिक्विड की सरफेस के साथ या किसी दूसरे मटेरियल की सरफेस के साथ, जैसे कि लिक्विड की सरफेस गैस के साथ तो एयर हो गई, सॉलिड के साथ या लिक्विड के साथ अगर हो तो उसे हम कहते हैं इंटरफेशियल टेंशन। ठीक ठीक। वही मॉलिक्यूलर टेंशन जो लिक्विड में मौजूद होती है अगर लिक्विड एयर के साथ होगा तो सरफेस टेंशन, और अगर वो किसी दूसरे मटेरियल के साथ होगा लिक्विड के साथ या सॉलिड के साथ तो कहलाएगी हमारे पास इंटरफेशियल टेंशन। तो ये जो इनस्टेबिलिटीज हो रही होती हैं, जो यहाँ पे हमने इनस्टेबिलिटीज देखी थी इमर्जन की ये वाली, ये इनस्टेबिलिटीज असल में इसी फेनोमेना की वजह से हो रही होती है जो फेनोमेना हमने अभी तक स्टडी किया है सरफेस टेंशन थ्योरी में, ओके जी। इस फेनोमेना की वजह से ये इंस्टेबिलिटीज इसमें हो रही होती है। तो सरफेस टेंशन थ्योरी क्या कहती है? सरफेस टेंशन थ्योरी ये कहती है कि इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट असल में जो इंटरनल फेज के जो ड्रॉपलेट्स हैं, उनके अराउंड में एक बाउंड्री जो है वो जनरेट कर देता है। इस बाउंड्री के जनरेट होने की वजह से जो इंटरनल फेज है यानी कि लाइक मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन या ज्वाइन करने की या कोअलाइज करने की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी खत्म हो जाती है इमल्सिफिकेशन की वजह से। ठीक जी। तो कैसे करते हैं जी? तो इमल्सिफायर्स या स्टेबलाइजर्स लोअर्स द इंटरफेशियल टेंशन। जो इंटरफेशियल टेंशन हमने बात की थी, इंटरफेशियल टेंशन अगर लिक्विड लिक्विड के साथ है या लिक्विड सॉलिड के साथ है तो इंटरफेशियल टेंशन, और अगर लिक्विड एयर के साथ है तो वो सरफेस टेंशन। तो ये सर्फेक्टेंट्स रिड्यूस करते हैं इंटरफेशियल टेंशन को ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड्स। ये जो इंटरफेशियल टेंशन है ये इंटरफेशियल टेंशन सिर्फ इंटरनल फेज पे नहीं होगी, ये इंटरफेशियल टेंशन जो कंटिन्यूस फेज है उसमें भी मौजूद होती है, उसकी सरफेस पे भी मौजूद होती है, और उस जगह पर जहां पर एक इंटरनल फेज का ड्रॉपलेट कांटेक्ट में होता है कंटिन्यूस फेज के साथ, वहां पर कंटिन्यूस फेज में भी इंटरफेशियल टेंशन मौजूद होती है। तो ये इस इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है हमारे पास सरफेस एक्टिव एजेंट्स। दो इमिसिबल लिक्विड्स की इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है सरफेस एक्टिव एजेंट्स। इसके साथ साथ रिड्यूस करता है रिपेलेंट फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड्स। जो रिपेलेंट फोर्सेस हैं उनको जो है वो रिड्यूस करता है और डाइमिनिश करता है ईच लिक्विड्स अट्रैक्शन फॉर इट्स ओन मॉलिक्यूल्स। तो इंटरफेशियल जो टेंशन है, इंटरफेशियल टेंशन कम हो गई। ठीक है जी। और एक लिक्विड के दूसरे लिक्विड को रेजिस्ट करने का, रिपेल करने की का जो फेनोमेना है इंटरफेशियल टेंशन की वजह से वो कम हो जाएगा, और एक जैसे लिक्विड के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस बात को हम दोबारा समझते हैं। दोबारा हम यूँ समझते हैं जनाब कि अगर हमारे पास ये तीन फेजेस हैं, ऑयल है और वाटर है। ऑयल इंटरनल फेज है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा वाटर में, इमल्सिफायर की मदद से होगा। तो ऑयल के मॉलिक्यूल्स की ऑयल के साथ जो अट्रैक्शन है उसको रिड्यूस करेगा इमल्सिफायर। ओके। देन ऑयल की और वाटर की मॉलिक्यूल्स की आपस में जो रिपेलेंसी है, जो रिपेलेंट फोर्सेस है, जो रिपेलेंट टेंडेंसी है उसको कम करेगा इमल्सिफायर। और ये कैसे करेगा कि दोनों मॉलिक्यूल्स की जो इंटरफेशियल टेंशन है, जो इस बाउंड्री के ऊपर एग्जिस्ट करती है, तो लिक्विड के इंटरफेस के ऊपर इसको कम करती है। ठीक है जी। तो इससे पहले कि हम चलें सरफेस टेंशन, ओके, यहाँ तक बात क्लियर है?
जी, कोई यहाँ तक किसी का सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके। नो सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके जी, आगे चलते हैं और सरफेस टेंशन थ्योरी को ही हम कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ तक जो हमने बात देखी है कि ये सरफेक्टेंट असल में ये काम करता है। पहले तो हमने ये देखा कि काम क्या हो रखा होता है, क्या चाहिए होता है हमें एक अच्छी इमल्जन बनाने के लिए, और अब हम ये देखेंगे कि ये सरफेक्टेंट किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि ये सरफेक्टेंट क्या है भाई, कैसे काम करता है? कोई आइडिया किसी का? ये बासिल बिन आतिफ, ये क्या चीज़ है भाई सरफेस एक्टिव एजेंट, कैसे काम करता है? हिबा, हिबा इम्तियाज। लोग नींद भी पूरी कर रहे हैं माशाल्लाह से जूम पे। जवेरिया, सर, दो लिक्विड्स के दरमियान सरफेस टेंशन को लोअर करते हैं। जी बेटा, ये बात तो हमने कल देखी कि लवर करता है, हम सवाल ये है कि करता कैसे? एक सरफेस एक्टिव एजेंट ही क्यों करता है, आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? सवाल को समझना आपके लिए आधे जवाब के बराबर होता है। यही अगर आप एग्जाम में करेंगे, आपसे पूछा है कि सरफेस एक्टिव काम कैसे करता है और आप सिर्फ ये कहेंगे जी सरफेस एक्टिव सरफेस टेंशन कम करता है, तो ये तो आपने ये बताया कि वो काम क्या करता है। इस तरह से आपको लग रहा होता है कि आप जवाब दे के आ गए हो, तो बाद में ऐसा लगता है कि ये टीचर ने नंबर नहीं दिए। असल में होता ये है कि आप सवाल समझते नहीं है कि सवाल किया किया जा रहा है। सवाल ये किया जा रहा है कि हमने ये बात तो सारी कर ली कि सरफेस एक्टिव एजेंट क्या करता है, हमारे पास सामने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि क्या करता है, क्या करता है, ये हमने बात सारी डिस्कस की है। अब सवाल ये है कि कैसे करता है। सर एज अ वेटिंग एजेंट करता है। अच्छा, तो वेटिंग एजेंट क्या करता है? सर ये आपकी आवाज नहीं आ रही है बादुल्ला। सर ये मॉलिक्यूल को असल में डिस्ट्रीब्यूट कराता है दोनों फेस को, ऑयल फेस को, इमल्सिफायर ऑयल फेस को, और फिर वाटर को ऑयल फेस से। अच्छा चलो ठीक है जी, ठीक है। जो सल्फेक्टेंट है या जो सरफेस एक्टिव एजेंट है या जो इमल्सिफायर है, वो एक्चुअली एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल है। एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल, हम उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें दो प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी भी और हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, सर्फेक्टेंट का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की वजह से ये दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। और सर्फेक्टेंट में एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है, जो कि यूजुअली पोलर होता है, पोलरिटी कैरी करता है, ठीक है। और
इस सर्फेक्टेंट में एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो कि सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन्स की बनी हुई होती है। ठीक, कि सिंपल इस तरह से हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है, राइट जी। देन इस हाइड्रोकार्बन चेन्स के एंड पे जो है फिर कोई एक हमारे पास डिफरेंट टाइप का कोई पोलर जो है वो मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है जो कि इस हेड को पोलर बनाता है। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ सर्फेक्टेंट का कि एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है हाइड्रोकार्बन चेन्स की बनी हुई। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है इसकी इसकी एफिनिटी होती है टुवर्ड्स हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स या लिपोफिलिक यानी कि इसको हम कह सकते हैं लिपोफिलिक। या चले हमारे पास आगे स्लाइड्स में ना, आगे स्लाइड्स में है या नहीं है, चलो। तो इसको हम कहते हैं लिपोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि ये लिपोफिलिक है, लिपिड लविंग है। फोबिक का मतलब होता है हेट करने वाला। तो हाइड्रो से हेट करने वाला, वाटर से हेट करने वाला, वाटर से हेट करने वाला जो इसका एंड है ये असल में लिपिड से लव करने वाला होगा, लिपिड को लाइक करने वाला होगा। इसकी एफिनिटी होगी टूवर्ड्स लिपिड कंपाउंड्स। इसी तरह से जो हाइड्रोफिलिक है, फिलिक का मतलब है लविंग, लाइकिंग। तो हाइड्रो को लाइक करने वाला, वाटर को लाइक करने वाला पोर्शन, वाटर से अट्रैक्ट होने वाला पोर्शन हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफिलिक होगा वो लिपोफोबिक होगा और जो लिपोफिलिक होगा, लिपोफिलिक ये वाला, वो हाइड्रोफोबिक होगा, राइट। अच्छा जी, अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास सर्फेक्टेंट जो है वो एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोफोबिक टेल होती है हाइड्रोकार्बन चेन्स की बनी हुई और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है और हाइड्रोफोबिक लिपिड लविंग है। अब अगर हमारे पास एक्वस मीडियम है, एक्वस मीडियम वाटर का बना हुआ वाटर, ठीक है जी। तो जब हम इसमें ये सर्फेक्टेंट ऐड कर देते हैं तो जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं, पोलर हेड्स हैं, इनकी ओरिएंटेशन हो जाएगी टुवर्ड्स वाटर। और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं या नॉन पोलर टेल्स हैं या लिपोफिलिक टेल्स हैं, उनकी ओरिएंटेशन हो जाएगी अवे फ्रॉम द वाटर, अवे फ्रॉम द वाटर। इस सिस्टम में जो हमारे पास सिस्टम है इसमें वाटर और एयर जो है वो एग्जिस्ट करती है। अभी कोई दूसरे लिक्विड के साथ हम इसकी बात जो है वो नहीं कर रहे, वाटर के साथ। अब जिस तरह से कि हमने सरफेस टेंशन में देखा था कि लाइक मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पुल डाउन हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई और मॉलिक्यूल नहीं होता मौजूद, ठीक है। जब सर्फेक्टेंट हम ऐड कर देते हैं तो सर्फेक्टेंट जो हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की लेयर थी जो कि डाउनवर्ड पुल हो रही थी उनके ऊपर सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आ गए। सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आ गए तो अब नेट फोर्स जो है इस वाली लेयर पे नेट फोर्स जनरेट नहीं होगी, ठीक जी। इसलिए नहीं होगी कि ये जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक टेल है ये लाइक मॉलिक्यूल है वाटर के लिए, इसलिए लाइक मॉलिक्यूल्स के दरमियान जनरेट होने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस अब जीरो हो जाएंगी। बाकी रह गई हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन्स। यहाँ पे ये डाउनवर्ड पुल इसलिए नहीं होंगी कि क्योंकि इनकी एक ही लेयर होगी और इनके नीचे ये वाले इसके लिए लाइक मॉलिक्यूल नहीं है जो कि इसको डाउनवर्ड पुल करें, ठीक। इनके नीचे किसी भी तरह से हाइड्रोकार्बन टेल्स, नॉन पोलर टेल या हाइड्रोफोबिक जो टेल है उसको नीचे पुल करने के लिए कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए सरफेस टेंशन हो जाएगी खत्म, सरफेस टेंशन हो जाएगी रिड्यूस्ड सर्फेक्टेंट की मदद से।
अच्छा जी, 100 का 3 किलो प्याज आ गया भाई। ओके जी, तो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, अब हम यहाँ तक का जो हमने बात समझी है, अब हम ये कहेंगे कि जो सर्फेक्टेंट था हमारा, जब हमने उसको एक इकोसिस्टम में ऐड करना शुरू किया तो उसकी जो हाइड्रोफोबिक टेल्स थी, हाइड्रोफिलिक हेड जो थे वो ओरिएंट हो गए वाटर की तरफ, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स थी चूंकि वो वाटर हेटिंग टेल्स हैं इसलिए वो अपने आप को ओरिएंट करती हैं अवे फ्रॉम द वाटर, अवे फ्रॉम द वाटर, राइट। तो इस फिनोमिना के नतीजे में सर्फेक्टेंट जो है वो इस सिस्टम के ऊपर टॉप पर जो है, टॉप लेयर के ऊपर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, इस रीजन की वजह से, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक हेड भी है, हाइड्रोफोबिक टेल भी है। हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन होगा सर्फेक्टेंट का वो दूर भागेगा वाटर से। इसी तरह से अगर ये हमारे पास ऑयल होता, ये जो हमारा सिस्टम है ये वाला जो कंटिन्यूस फेज है, अगर ये ऑयल होता तो ऑयल होने की वजह से ये जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं ये दूर भागते इस कंटिन्यूस फेज से और टेल्स आ जाती नीचे, राइट जी। लेकिन एक पोर्शन के दूर भागने की वजह से, एक पोर्शन के कंटिन्यूस फेज को डिसलाइक करने की वजह से ये एक्यूमुलेट होंगे सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होंगे। हमने थोड़ा सा सरफेस सर एक्टिव, जी जी बोलो। सर आपने बोला कि दूर भागते हैं, कि मतलब क्या वजह होती है, क्यों दूर भागते हैं सर? भाई दूर इसलिए भागते हैं कि डिसलाइक करते हैं ना, क्योंकि उनकी वो टेंडेंसी नहीं है ना, उनकी केमिस्ट्री अलग है। एक ऑयल है और एक वाटर है, जी जी। एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो सर इनके हेड में जो है मतलब ऑयल वगैरह होता है या क्या चक्कर है इसमें? चार्जेस मौजूद होते हैं, चार्जेस मौजूद होते हैं, और जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, ये जो हमने बात की थी, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन चेंज होते हैं। ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है जी। ये कार्बन है, यहाँ पे उसके साथ हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। कार्बन के साथ कार्बन कार्बन टेल है, उसके दो साइड पे हाइड्रोजन, दो साइड पे कार्बन है, दो साइड पे हाइड्रोजन लगा है, सिंपल हाइड्रोकार्बन टेल, जी जी। ठीक है। सिंपल हाइड्रोकार्बन होने की वजह से ये लिपिड लविंग होती है, जबकि फिर इस टेल के बाद इसके एक तरफ आके एक ऐसी केमिस्ट्री लगी हुई होती है जो कि सिंपल हाइड्रो कार्बन नहीं होती, बल्कि इसमें किसी और तरह के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन लगा हुआ हो, सल्फर लगा हुआ हो, क्लोराइड लगा हुआ हो, और बहुत सारी चीजें लगी हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ हो, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। जो टेल है वो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, सिंपल हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। उसकी जो हेड है उसमें आके कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं जो कि वाटर सोल्यूबल है, पोलरिटी की वजह से। वो नाइट्रोजन्स भी हो सकते हैं, वो क्लोराइड्स भी हो सकते हैं, वो ब्रोमाइड्स भी हो सकते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट केमिस्ट्रीज भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो वाटर ठीक सोल्यूबल बनता है, ठीक है जी। ठीक है तो सर। ओके, तो इस फिनोमेना के नतीजे में क्या होगा कि ये एक्यूमुलेट होंगे सरफेस पे। हमने थोड़ा सा सरफेस एक्टिव एजेंट डाला, ये एक्यूमुलेट हुआ सरफेस पे, थोड़ा और डाला, एक्यूमुलेट हुआ सरफेस पे, थोड़ा और ऐड किया, एक्यूमुलेट हुआ सरफेस पे। जब तक सरफेस पे जगह मौजूद है तब तक ये एक्यूमुलेट होता रहेगा सरफेस के ऊपर। जैसे ही सरफेस पे जगह खत्म हो गई, सरफेस पे सेचुरेशन हो गई, जब सरफेस पे सेचुरेशन हो गई तो ये सर्फेक्टेंट एज एन अल्टरनेट ऑप्शन क्या करेगा कि बल्क में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन नीचे इस तरह से आएगा कि जो पोर्शन इसका कंटिन्यूस फेस को लाइक करता है वो उस फेस की तरफ ओरिएंट हो जाएगा, और वो पोर्शन जो कि कंटिन्यूस फेस को लाइक नहीं करता वो सेंट्रल में या एक दूसरे की तरफ जो है वो ओरिएंटेशन हो जाएगी। जैसे कि ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, या हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है वो एक दूसरे की तरफ ओरिएंटेशन इनकी हो गई सिमिलर केमिस्ट्री की वजह से, और जो हाइड्रोफोबिक हेड है उनकी ओरिएंटेशन हो गई वाटर की तरफ, इस तरह से।
ठीक है जी। अब वो कंसंट्रेशन जहां पर कि ये माइसील बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है ये वाला, इसको हम कहते हैं माइसील। सरफेस एक्टिव एजेंट की वो कंसंट्रेशन जहां पर कि ये माइसील बनेगा, हमने ये बात की कि जब हम थोड़ा ऐड करेंगे तो माइसील नहीं बनेगा, सरफेस एक्टिव एजेंट सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा, थोड़ा और ऐड करेंगे सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा, अनटिल एंड अनलेस कि वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचे। सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये बल्क में आएगा, बल्क में आके बनाएगा माइसील। तो वो पॉइंट जहां पर ये माइसील बनेगा, उस कंसंट्रेशन को कहते हैं हम क्रिटिकल माइसील कंसंट्रेशन। ठीक है जी। ऑलराइट, देन आइए जी सर्फेक्टेंट की टाइप्स के ऊपर। सर्फेक्टेंट की टाइप्स हमारे पास हमने देखा है कि सरफेस में सर्फेक्टेंट में हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक उसकी टेल होती है। ये हाइड्रोफिलिक जो पोर्शन है ये नॉन आयोनिक भी हो सकता है कि इस पे किसी तरह का कोई आयन मौजूद ना हो, जैसे कि सिटाइल अल्कोहल, यानी कि इस पे जो मॉलिक्यूल्स जो केमिस्ट्री मौजूद हो वो वाटर सोल्यूबल होगी, लेकिन ओवरऑल जो चार्ज, जो क्यूमुलेटिव चार्ज निकल के आएगा वो चार्ज नॉन आयोनिक हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा उसके ऊपर। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल है सिटाइल अल्कोहल। दूसरा टाइप है सर्फेक्टेंट की एन आयोनिक, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज होता है हाइड्रोफिलिक हेड के ऊपर, जो ओवरऑल जो चार्ज बनता है वो नेगेटिव चार्ज बनता है एन आयोनिक पे। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड सल्फेट। देन है केटायोनिक पॉजिटिव चार्ज बेंजोथोनियम क्लोराइड। देन ज़्विटर आयोनिक या एम्फोलाइटिक, वो सर्फेक्टेंट जहां पर कि इक्वल आइंस मौजूद हों, केटाइंस भी और एनाइंस भी, उसको हम कहते हैं ज़्विटर आयोनिक या एम्फोलाइटिक। इसकी एग्जांपल में हमारे पास लेसिथिन एंड डोडेकाइल एलेनिन। इसकी फर्दर रीडिंग्स आप कर सकते हैं बुक चैप्टर से, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा इमल्सिफाइंग एजेंट्स के अंडर में। आपके लिए वहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है समझना या पढ़ना, वो है कि कौन सा मटेरियल किस तरह की इमल्जन में यूटिलाइज किया जाता है। मिसाल के तौर पे ये जो चार हमारे पास सर्फेक्टेंट्स हैं, इनकी सिलेक्शन डिपेंड करती है कि हमारे पास कंटिन्यूस फेज कौन सा बनने वाला है। ऑयल, कंटिन्यूस फेज ऑयल होगा हमारे पास या वाटर होगा। इसी तरह से जो इमल्जन बनेगी उसकी पीएच सिस्टम की कितनी होगी, पीएच के अकॉर्डिंग इनकी चॉइस जो डिपेंड कर रही होती है। ठीक है जी। तो ना सिर्फ सर्फेक्टेंट बल्कि इसमें जो दूसरे गम्स वगैरह आते हैं, गम्स के तौर पे जो सर्फेक्टेंट्स हैं, उसमें से किस तरह का मटेरियल किस तरह की इमल्जन में यूटिलाइज किया जाना चाहिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है वहाँ से पढ़ना। और ये बिल्कुल सीधी सीधी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई कम्प्लेक्स उसमें चीज़ नहीं है। पर्टिकुलरली जो शायद मैंने इसको भी अंडरलाइन किया है, तो अगर अंडरलाइन किया है तो आपने उसी पे फोकस करना है, अदरवाइज आपने यही इन्फॉर्मेशन उसमें से लेनी है। और अगर आपको नहीं समझ में आती कोई बात तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके जी। तो अब हम चलते हैं जी, यहाँ तक हमने बात समझ ली। इमल्सिफिकेशन हम करते हैं सरफेस टेंशन रिड्यूस करते हुए। सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है, सरफेस टेंशन कैसे रिड्यूस करता है वो मैकेनिज्म हमने समझ लिया, राइट जी। तो ये जो मैकेनिज्म हमारा जो हमने यहाँ पे सिंगल सिस्टम के तौर पे काम समझने की कोशिश की है, यही मैकेनिज्म हमारे पास इमल्जन में भी फॉलो होता है, जहाँ पर लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड के साथ कांटेक्ट में होता है, राइट जी। जो हमने यहाँ पर बात की थी कि ये जो सरफेस टेंशन है ये ज़रूरी नहीं है कि ये सरफेस टेंशन हो, बल्कि ये इंटरफेशियल टेंशन भी हो सकती है, राइट। तो इस इंटरफेशियल टेंशन को इसी तरह से सरफेस एक्टिव एजेंट कम करता है, इसी तरह से जिस तरह से कि ये एक वाटर और एयर के दरमियान जो सरफेस टेंशन है उसको कम करता है। यही मैकेनिज्म, यही फेनोमेना फॉलो होता है इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है। अच्छा, अब ये जनाब हमने ये बात की थी कि एक सर्फेक्टेंट जो है वो हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है और हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों होता है। अब सवाल ये है कि क्या 50-50% हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक है, क्या उसमें हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है या उसमें लिपोफिलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, कौन सी चीज़ उसमें ज़्यादा है। ये ज़रूरी नहीं है
कि एक सरफेस एक्टिव एजेंट, तो अगर हम ये कहते हैं कि इसमें हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो वो दोनों बराबर हो। कोई वन पोर्शन यूजुअली आउटवे करता है किसी दूसरे पोर्शन को, या तो वो लिपोफिलिक ज़्यादा होता है या वो हाइड्रोफिलिक ज़्यादा होता है एक सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द पोलरिटी ऑफ दिस सरफेस एक्टिव एजेंट, यहाँ पर जो उसकी पोलरिटी है, पोलरिटी जो है, उस पोलरिटी की जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड की बेस पे हम सरफेस एक्टिव एजेंट को एक नंबर असाइन करते हैं। जितनी ज़्यादा पोलरिटी होगी उतना हायर नंबर होगा, जितनी ज़्यादा पोलरिटी होगी उतना ज़्यादा नंबर होगा। क्यों? इसलिए कि हमने बात ये की है कि जो पोलरिटी की बेस पे हम एक नंबर असाइन करते हैं हाइड्रो सरफेस एक्टिव एजेंट को, पोलरिटी की बेस पे करते हैं। पोलरिटी ज़्यादा होगी तो नंबर ज़्यादा होगा, राइट जी। और ये बात हम जानते हैं कि जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा पोलर होगा वो उतना ही ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगा, और कोई सब्सटेंस जितना कम पोलर होगा वो उतना ही ज़्यादा लिपोफिलिक होगा। तो ये जो नंबर हम असाइन करते हैं, इस सिस्टम को, इस नंबर असाइन करने को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, ताकि हम ये पता कर सकें कि किसी सरफेस एक्टिव एजेंट जो है वो हाइड्रोफिलिक ज़्यादा है या वो लिपोफिलिक ज़्यादा है। ठीक है जी। तो हमने ये बात कर दी कि पोलरिटी ज़्यादा होगी नंबर ज़्यादा होगा। नंबर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगा सरफेस एक्टिव एजेंट, ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगा, राइट जी। तो हाई HLB वैल्यू का मतलब ये है कि उसमें पोलरिटी ज़्यादा है, H2O सोल्यूबल वो ज़्यादा है, इसलिए ऑयल इन वाटर इमल्जन बनाएगा, कंटिन्यूस फेज होगा वाटर। अगर HLB वैल्यूज जो है वो कम है तो इसका मतलब ये है कि वो हाइड्रोफिलिक नहीं है, वो हाइड्रोफोबिक है, वो लिपोफिलिक है, इसलिए कंटिन्यूस फेज बनाएगा वो ऑयल का, इसी वजह से वाटर इन ऑयल इमल्जन बनाएगा। ठीक है जी। तो ये नंबर्स हमारे पास 1 to 40 नंबर्स तक आते हैं, असाइन किए गए हैं 1 से लेकर 40 तक। लेकिन यूजुअली जब हम हमारे डोजेज फॉर्म में बात करते हैं तो जितने मटेरियल हमारे यूज़ में आते हैं वो यूजुअली 1 to 20 तक की रेंज में मौजूद होते हैं। जितने असाइन किए गए हैं वो 1 से 40 है, यूजुअली 1 से 20 तक हम डील करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये 0 से 2 है, 0 से 2 में लिखा हुआ है कि जी इसकी कोई डिस्पर्सिबिलिटी नहीं है वाटर की। डिस्पर्सिबिलिटी इसलिए नहीं है कि इसमें पोलरिटी बिल्कुल ही मौजूद नहीं है, इसलिए इसको 0 नंबर दिया गया है। अगर पोलरिटी ज़्यादा होती तो नंबर ज़्यादा असाइन किया जाता पोलरिटी के हिसाब से। अब इसमें चूंकि पोलरिटी बिल्कुल भी नहीं है तो इसलिए ये वाटर के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी तरह की डिस्पर्सिबिलिटी ये वाटर में लेके ही नहीं आ सकता 0 से लेके 2 तक। ये कम्प्लीटली यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम साइड पे जो 0 से 2 वाले तक के हैं, ये मैक्सिमम साइड पे लिपिड लविंग मॉलिक्यूल्स है, मैक्सिमम साइड, राइट। लेकिन चूंकि बिल्कुल भी डिस्पर्सिबिलिटी नहीं है वाटर के साथ, जरा सा भी अट्रैक्टिवनेस या इंटरेक्शन नहीं है वाटर के साथ, इसलिए वो यूटिलाइज ही नहीं किया जा सकता। अगर हम देखें 3 से लेकर 8 तक, 3 ऑनवर्ड, वो सरफेस एक्टिव एजेंट जिनका HLB नंबर 3 ऑनवर्ड है और वो हमारे पास जाते हैं 6 तक की रेंज में, यूजुअली वो बनाते हैं अच्छे वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर। तो जो कंटिन्यूस फेस जो उनका होता है वो ऑयल का होता है, क्योंकि वो लिपोफिलिक होते हैं, कम HLB नंबर की वजह से वो लिपोफिलिक होते हैं, पोलरिटी उनमें कम होती है, इसलिए वो बनाते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर्स। ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर्स बनाने के लिए हमें हायर नंबर के चाहिए होते हैं, जो यूजुअली स्टार्ट होते हैं 12 से। इसमें 12 से लेके 14 तक के डिटर्जेंट काउंट किए जाते हैं और 16 से लेकर 18 तक जो है वो सोल्यूबलाइजर्स काउंट किए जाते हैं, राइट। देन हमें दूसरी थ्योरी देखनी है जी, ओरिएंटेड बेस थ्योरी। यहाँ तक हमारी सरफेस कौन सी थ्योरी थी जी,
सरफेस टेंशन थ्योरी यहाँ तक हमारी कंप्लीट होती है। उससे रिलेटेड भी जितनी बातें थी, HLB वगैरह, सरफेक्टेंट का स्ट्रक्चर, सरफेक्टेंट का मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें हमने कर दी हैं डिस्कस। अब हम चलेंगे ओरिएंटेड वेज थ्योरी की तरफ। इससे पहले अगर किसी का कोई भी सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। सर HLB सिस्टम थोड़ा रिवाइज कर देंगे? जी बिल्कुल कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। शुक्रिया सर। तो आपकी हिम्मत के लिए तो बैठे। पहले में हम आपकी अटेंडेंस लगा देते हैं, बाद में हम बड़ी मेहरबानी सर। जी, तो कौन सा सेशन है ये? 13th सेशन है। देखिए HLB सिस्टम की हमने ये बात की थी कि हमने ये कहा था कि सरफेस एक्टिव एजेंट में दो पोर्शंस होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक लिपोफिलिक होता है। लेकिन एक सब्सटेंस में अगर दो हैं तो क्या ये दोनों बराबर हैं या इनमें से कोई यकीनन एक किसी और से ज्यादा होगा। एक पोर्शन किसी दूसरे पोर्शन के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा होगा, राइट। ये डिटरमाइन करना, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना हमारे पास कहलाता है HLB सिस्टम, यानी कि हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। कि जो किसी अगर हम एक सोडियम लोराइल सल्फेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका हाइड्रोफिलिक नेचर उसकी ज़्यादा है या लिपोफिलिक ज़्यादा है तो दोनों ही, ये बात तो लाजिम है कि दोनों कैरेक्टर उसमें मौजूद हैं, लेकिन कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है ये हमें पता चलता है HLB सिस्टम की वजह से। तो हमने ये कहा कि HLB सिस्टम असल में बेस करता है जिसमें हम हाइड्रोफिलिक जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे जितनी पोलरिटी इस पे मौजूद है उसके अकॉर्डिंग हम इसको नंबर असाइन करते हैं। जितनी पोलरिटी ज़्यादा होगी उतना नंबर ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पोलरिटी ज़्यादा होगी उतना नंबर ज़्यादा होगा, और ज़्यादा पोलरिटी का मतलब ये है कि वो उतना ही ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगा, यानी कि वाटर लविंग होगा। अब अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक ज़्यादा हो गया तो उसका मतलब ये है कि उसका लिपोफिलिक बैलेंस कम हो जाएगा। यस सर। है ना, तो यही वो बैलेंस है जिसको हम HLB या हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस कहते हैं। अब अगर किसी सब्सटेंस का हाइड्रोफिलिक कम है, उसमें पोलरिटी कम है, तो उसका नंबर भी कम होगा। जैसे अगर हम 2 और 20 को कंपेयर करें, 2 और 20 को कंपेयर करें तो 2 वाले का मतलब ये होगा कि उसमें पोलरिटी बिल्कुल भी नहीं है, उसमें हाइड्रोफिलिक बैलेंस कम हो गया है, लिपोफिलिक बैलेंस ज्यादा हो गया है। लिपोफिलिक की साइड ऊपर चली गई है, हाइड्रोफिलिक की साइड नीचे